हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो है सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो इस सब का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले सेल के बारे में जानते हैं। तो सेल ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और सेल का जो सोर्स है वो कांस्टेंट ईएमएफ है। द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। सेल इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ बट नॉट कांस्टेंट करंट। तो सेल का ये सिंबल आपको दिखाया गया है, ये प्लस और ये निगेटिव सिंबल ऑफ सेल। तो इसका जो सेल जो है कांस्टेंट ईएमएफ का सोर्स है। कांस्टेंट ईएमएफ जो है, ईएमएफ को जो है आप यहां गॉड मान सकते हैं, भगवान मान सकते हैं, क्योंकि किसी सेल का ईएमएफ कभी बदलने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है सेल इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। तो सेल का ईएमएफ बदलने वाला नहीं है। ईएमएफ क्या है अभी बता रहे हैं, बट नॉट कांस्टेंट करंट। तो ये करंट जो है कांस्टेंट नहीं देता। तो जैसे जैसे सेल का उपयोग करेंगे तो जाहिर है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा या पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ऐसी दशा में करंट का मान भी कम होता चला जाएगा। नया सेल अगर हम मार्केट से ले आते हैं और उसका यूज करते हैं तो ईएमएफ उसका नहीं बदलता है, परंतु करंट लेते रहने से उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। तो सेल के बारे में दोबारा देखा जाए, द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल। सेल इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। ये बहुत अच्छी लाइन है, सेल इज द सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। ये कांस्टेंट ईएमएफ का सोर्स है, लेकिन यहां कांस्टेंट वोल्टेज नहीं लिख सकते, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है जब आप सेल से धारा लेने लगते हैं तो ऐसी दशा में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनके बीच कम होने लगता है, वोल्टेज डिक्रीज करने लगता है। हाँ, बट नॉट कांस्टेंट करंट। तो करंट इसमें कांस्टेंट नहीं होता है और नया सेल है तो ज्यादा करंट देगा और सेल जैसे जैसे पुराना होता जाएगा करंट का मान कम होता चला जाएगा। तो सेल से रिलेटेड हेडिंग जो है पहला है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ, तो ईएमएफ जैसे बाजार से आप नया सेल ले आए, बाजार से जो नया सेल ले आएंगे उसका ईएमएफ कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज बदलता रहता है। नए सेल का वोल्टेज जो रहेगा वो तो ईएमएफ के बराबर रहेगा। अगर सेल नया है तो ऐसी दशा में ईएमएफ जो है वोल्टेज के बराबर रहेगा। और जब सेल से आप धारा नया सेल बाजार से ले आए, उससे आप करंट ले रहे हैं, अपने यूज में ले रहे हैं, तो ईएमएफ कभी नहीं बदलता, लेकिन धारा लेते रहने से उसका वोल्टेज घटता रहता है, उसका वोल्टेज बदल जाता है। ये यहां ध्यान देना है। एक चीज और ये पहले बताना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक प्रकार का फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये फोर्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, एनर्जी है। ऐतिहासिक कारण से इसका नाम रख दिया गया है पहले, अब वो चल रहा है, लेकिन ये वास्तव में फोर्स ना हो कि ये क्या है, एनर्जी है। हाँ, तो इसका डिफिनेशन देखा जाए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल when it is not supplying any current is called EMF of the cell। मतलब वही कह रहा है कि जो बाजार से आप नया सेल ले आएंगे तो क्या होगा, उनके बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नया सेल ले आए हैं तो आप करंट उससे नहीं लेंगे, धारा नहीं ले रहे हैं अभी आप, तो नए सेल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल का ईएमएफ कहलाता है। और सेल का ईएमएफ ये होता वास्तव में है टोटल स्पेंड हो सकने वाली एनर्जी। और टोटल कितना स्पेंड हो सकता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कंपनी ने लगा के आपको दे दिया है। तो वास्तव में ईएमएफ क्या है,
वास्तव में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या है? ये टोटल स्पेंड हो सकने वाली एनर्जी है। और टोटल कितनी एनर्जी स्पेंड हो सकती है, वो जितना कंपनी ने पोटेंशियल डिफरेंस उसमें लगा रखा है। अब ये चीज बदलने वाला नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि सेल का ईएमएफ वो गार्ड है हमारे लिए। वो गार्ड की तरीके से आप समझेंगे। जैसे गार्ड की ख्याति और नहीं बढ़ सकती, भगवान और ज्यादा मशहूर नहीं हो सकता और ना तो उससे कम मशहूर हो सकता है। भगवान और ज्यादा फेमस नहीं हो सकता, गार्ड और ज्यादा फेमस नहीं हो सकता है और ना तो उससे कम हो सकता है। तो उसके पास उत्थान और पतन का रास्ता नहीं है भगवान के पास। तो ईएमएफ को हमारे लिए यहां पे क्या मान सकते हैं? गार्ड के जैसा मान सकते हैं। ये वेरिएबल नहीं है। लेकिन वोल्टेज अगर आप करंट ले रहे हैं तो वोल्टेज का मान ईएमएफ से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर आप चार्जिंग की कंडीशन में हैं तो वोल्टेज का मान ईएमएफ से ज्यादा भी हो सकता है। तो ध्यान देना है। तो वोल्टेज का मतलब आदमी से आप समझ सकते हैं उसका ताल्लुक। जैसे आदमी जो है, आदमी के पास इतनी संभावना है दुनिया में, वो भगवान से भी ज्यादा महान बन सकता है। और नीचे तो है ही है, आप जानते हैं। तो भगवान से भी ज्यादा महान बनने की क्वालिटी है अगर आदमी के पास, तो उनसे ज्यादा फेमस हो सकता है, उनसे ज्यादा पूजनीय हो सकता है। दुनिया में बहुत से लोग हैं भी। हाँ, यस। तो वोल्टेज को क्या मानेंगे? आदमी। और ईएमएफ को क्या मानेंगे? भगवान। और भगवान की ख्याति ना तो बढ़ती है ना तो कम होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे ईएमएफ, सेल का जो ईएमएफ होता है, हिंदी में से विद्युत वाहक बल कहते हैं, ये जो है कभी बदलता नहीं है, क्योंकि ये स्पेंड हो सकने वाली एनर्जी है। यस। तो दोबारा डिफिनेशन देखा जाए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अरे भाई, जब सेल से कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा है तो नया सेल हो गया, और नया सेल से करंट फ्लो नहीं करता है, तो जाहिर है कि सेल का वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही क्या होगा? ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन कब तक? जब तक आप धारा नहीं ले रहे हैं तब तक। अगर आप धारा लेने लगेंगे तो वोल्टेज का मान घटता चला जाएगा, जबकि ईएमएफ का मान कभी बदलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया डिफिनेशन की बात। ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ जो है सेल का ईएमएफ डिपेंड्स ऑन क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। मेटल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जो उसमें मेटल प्रयोग हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है ईएमएफ। बस दो चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन, ईएमएफ पर निर्भर नहीं करता है। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स, जो उसमें सेल में प्लेट लगे हुए हैं उसकी एरिया पर ये डिपेंड नहीं करता। उसकी वजह से ईएमएफ का मान परिवर्तित नहीं होता है। ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो सेल में जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं वो अगर उनके बीच की दूरी कम ज्यादा है तो उसकी वजह से भी ईएमएफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इसमें क्वांटिटी है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ईएमएफ का मान इसकी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करता है, क्वालिटी पर निर्भर करता है। क्वांटिटी पर निर्भर ना, क्वांटिटी मतलब अमाउंट पर निर्भर ना करके उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। क्योंकि आप सेल, बैटरी जो भी देखते होंगे आता है, साइज से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी बैटरी वगैरह जो आते हैं साइज में छोटे रहते हैं लेकिन बहुत महंगे रहते हैं, तो वहां क्वालिटी मायने रखता है। यस। और ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल पर भी जो है ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है। सेल छोटा होने के बावजूद भी उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। अगर सब कंडीशन अच्छा है उसका तो क्वालिटी तब भी बेहतर हो सकती है। तो सेल के पहले, सेल से रिलेटेड जो पहला हेडिंग था वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसका हमने आपको विधिवत इसके बारे में जानकारी दी।
तो एक बार दोबारा सुन ले भैया, नए सेल का जो नया सेल बाजार से ले आएंगे उसमें करंट अगर आप उससे आप नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, करंट नहीं ले रहे हैं अगर आप, तो ऐसी दशा में नए सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ जो है वोल्टेज के इक्वल होता है नए सेल का। और अगर आप सेल से करंट लेने लगते हैं तो वोल्टेज डिक्रीज करता चला जाता है, और जबकि ईएमएफ जो है कोई चेंज नहीं होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, जो उसके अंदर का सेल के अंदर का इलेक्ट्रोलाइट होता है वो खुद करंट के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, तो उसी को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो किसी सेल का के अंदर का जो आंतरिक इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट होता है वो करंट के मार्ग में खुद क्या उत्पन्न करता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, उसी को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ही वो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ही पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और जानकारी यहां लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे सेल में, ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये चीज हो रहा है। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज, तो आर क्या करेगा, इंक्रीज। अगर दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मान और ज्यादा फ्रिक्शन उत्पन्न हो जाएगा, तो जाहिर है कि आर का मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये कंसेप्ट जानिए। एरिया डिप्ड इज इन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, तो जो इलेक्ट्रोलाइट का एरिया है वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो इनका कहना है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट बढ़ा देने से जो है उनके बीच फ्रिक्शन जो वर्क करता है, विस्कस, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज और इंक्रीज, अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत गाढ़ा है, कंसंट्रेशन उसका बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपको जानना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, और इलेक्ट्रोलाइट का जब वो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो वैल्यू दूर दूर हो जाता है, तो उनके बीच, जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एयर में जो इन एयर के लेयर के बीच फ्रिक्शन होगा, वो टेम्परेचर बढ़ाने से एयर हुआ, लिक्विड हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा देने से इनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है, विस्कस फोर्स होता है, वो कम हो जाता है। तो जब इनके बीच का फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर है आर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस को इस प्रकार से दिखाया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस वास्तव में सेल के अंदर होता है, लेकिन ये बाहर इस टाइप से दिखाया जाता है, इसे आर से डिनोट करते हैं। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए अगला हेडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में यह है डिफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस across the two terminal of cell when current is drawn from the cell is called terminal potential difference। और इसकी दूसरी परिभाषा है potential difference in external circuit is called terminal potential difference। तो जैसे इसका मतलब, जैसे E इक्वल टू यहां दे दे 12 वोल्ट, E इक्वल टू अगर हमको दे देता है 12 वोल्ट, अगर ऐसा दे देता है तो ये 12 वोल्ट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खा लेगा। तो मान लेते हैं 4 वोल्ट, ये इसका अपना हो गया, इसकी वजह से 4 वोल्ट का क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसके बीच जो पोटेंशियल बचेगा वो बचेगा कितना, 8 वोल्ट का। तो ये इंटरनल वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, और बाह्य रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल है, दोनों का सम सेल के ईएमएफ के क्या होगा, बराबर होगा।
मतलब अगर सेल को हम 12 वोल्ट का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण यहां मान लेते हैं 4 वोल्ट का क्या हुआ होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। तो जो बच गया 8 वोल्ट, यही 8 वोल्ट हमारा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसीलिए तो एट लास्ट में सेकंड डिफिनेशन में कहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्सटर्नल सर्किट कौन है, आर। जैसे ए और बी आपका ये 2 पॉइंट है, इसके बीच टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर। मान लेते हैं इस सेल से जो करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई फ्लो कर रहा है, तो आई यहां गया होगा, यहां गया होगा, तो करंट तो वही जाएगा। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर। आर का आर ये वैल्यू दिया होगा, तो वैल्यू क्या दिया होगा, अगर आप इसे 1 एम्पियर बोल देंगे, अगर आई इक्वल टू 1 एम्पियर मान लेते हैं, तो आर को क्या मानना पड़ेगा, 8 ओम मानना पड़ेगा, तब आपका ये आएगा। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू आई आर, तो 1 गुणे 8 बराबर 8 वोल्ट हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कोई पूछता है, पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये है क्या, आई आर। तो आई तो 1 है, आर को क्या मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 4 ओम रेजिस्टेंस दे देगा इंटरनल रेजिस्टेंस का। आर बराबर क्या, अगर हम 4 कर दें यहां पे, तो एकदम सेट हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट का आया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो 8 वोल्ट का आया। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच जो वोल्टेज है वही हमारे लिए क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार डिफरेंशियल को दोबारा क्लियर किया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लेते हैं कोई सेल जिसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जैसे 4 वोल्ट उसने पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया, तो जो बचा है वो क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच वोल्टेज जो होगा वो 8 वोल्ट होगा। तो 8 वोल्ट ही हमारे लिए क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही हम जानते हैं। तो इसका जो फार्मूला, अगर आप किसी सेल से करंट ले रहे हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये होता है। और ये है V टर्मिनल वोल्टेज, E EMF ऑफ दी सेल, ये कभी चेंज नहीं होता है, और आई आर ये पोटेंशियल ड्रॉप है इन इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान दें, तो अगर सेल से करंट आप ले रहे हैं, तो ऐसी दशा में टर्मिनल वोल्टेज का मान सेल के ईएमएफ से कम होगा। यस, तो हम समझते हैं टर्मिनल वोल्टेज का मतलब आप समझ गए हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, लास्ट में देखा जाए रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर। तो यहां देखिए, एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक सेल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जुड़ा होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये सेल है, सेल से करंट फ्लो कर रहा है, तो चलिए मान लेते हैं करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये किसी से जोड़ेंगे ऐसे आर रेजिस्टेंस से, तो फिर यहाँ क्या आएगा, आई करंट ही इसमें अंदर की ओर जाएगा। तो अगर हम ये पाथ चुनते हैं, इधर से इधर, मतलब करंट की डायरेक्शन वाला पाथ चुनते हैं, तो आ रहा है ये, तब हम लेंगे। इसका थोड़ा प्रूफ देना चाहते हैं, ई वी आर में रिलेशन देना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा वी बी, बी पर पोटेंशियल, और आगे बढ़े करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, तो निगेटिव लिया जाएगा, माइनस आई आर हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलते हैं, तो ई वो पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये केस होगा। ये बराबर किसके होगा, वी ए के बराबर होगा, या इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा E माइनस आई आर इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी के स्थान पे हम लिखेंगे V, तो V इक्वल टू जो रिलेशन आया E माइनस आई आर है, E माइनस आई आर है। यस, हाँ,
इसका वो अगर रेजिस्टेंस होता है टर्मिनल वोल्टेज, वी टर्मिनल वोल्टेज है, ई ईएमएफ ऑफ सेल है, आई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। हाँ, तो ऐसी दशा में टर्मिनल वोल्टेज वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई कैपिटल आर लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। यहां से एक और रिलेशन आएगा। हाँ, ये फार्मूला तब सत्य है ये डिस्चार्जिंग के केस में, जब सेल से करंट ले रहे हैं तो कौन सा केस हो जाएगा, डिस्चार्जिंग। हाँ, ये डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, वोल्टेज V इज लेस देन E। टर्मिनल वोल्टेज का मान सेल के ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। हाँ, यहां से एक रिलेशन और बनाया जा सकता है। एक बात और, अगर आप पाथ ये वाला लेते हैं तब भी हमारे आंसर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, अगर ये पाथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पाथ लेते हैं तब हम इधर चलेंगे तो हो जाएगा VA। अब इधर प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो सेल क्या लिया जाता है, निगेटिव। फिर आगे बढ़िए, ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जाहिर है अब की रेजिस्टेंस की भी वोल्टेज पॉजिटिव लिया जाएगा, ये हो जाएगा IR। अगर IR हो गया और बराबर क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। तो इसको उस तरफ करेंगे तो हमारे आंसर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR। आप कोई भी पाथ चुनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पाथ इधर चलिए, ये पाथ से रिलेटेड जानकारी हम किरचॉफ के नियम में दे चुके हैं, विधिवत दे चुके हैं, तो आप वहां इसका अध्ययन कर लीजिए। हाँ, तो ये डायरेक्ट पाथ चेंज करने पर भी यही आता है। तो चलिए, हाँ, टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू एक फार्मूला ये मिला और V इक्वल टू IR होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इनसे भी एक रिलेशन हमको बनता है, इनसे भी एक रिलेशन मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो IR इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस IR। तो R को इस तरफ ले, IR को इस तरफ ले आके I कॉमन ले लीजिए, कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा और बाहर है E। तो I इक्वल टू कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो जाएगा। तो यहां से करंट की जानकारी हमको इतनी मिल जाती है। यस, तो इतना आपको ये उतारना है। ये तो तब के लिए फार्मूला है जब आप डिस्चार्जिंग वाला केस है, जब सेल से आप करंट ले रहे हैं। और अगर यही उल्टा हो जाए, अगर आप सेल को करंट दे रहे हैं तो यही वाला फिगर यूं हो जाए बाई चांस, देखें, तो ये सेल, ये ER, अब की बार करंट क्या हो रहा है, जा रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ये चीज ध्यान दीजिए। अगर ऐसा केस हो जाए तो ऐसी दशा में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V इक्वल टू हो जाएगा E प्लस IR हो जाएगा। तो ये ध्यान दें, ये कौन सा केस है, चार्जिंग का केस है। हाँ, जब सेल से करंट ली जा रही तो ऐसी दशा में टर्मिनल वोल्टेज का मान सेल के ईएमएफ से क्या होता है, कम होता है। आप देखिए यहाँ E में से IR पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे तब इसके बराबर है। इसका मतलब E का मान VC क्या है, बड़ा है। मैं तो बताया था E गॉड है और वो और ज्यादा महान या कम महान नहीं हो सकता, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज जो है मैन है, आदमी है, ये गॉड से ज्यादा भी महान हो सकता है, कम महान तो है ही है, उसमें आशंका ही नहीं है। हाँ, डिस्चार्जिंग वाले केस में ये होता है। अगर ये चार्जिंग का कंसेप्ट लग जाए, यहां हो इस टाइप का केस बन जाए कहीं, तो ऐसी दशा में V इक्वल टू E प्लस IR होता है। अब यहां पर E का मान कम हो गया, इसमें IR ऐड करेंगे तब V के बराबर होता है। तो ऐसी दशा में टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल, चार्जिंग के केस में। और एक तीसरा केस और बन सकता है यहां पे, अगर सेल में कोई करंट फ्लो ना करे, I इक्वल टू 0 हो जाए, सेल में कोई करंट फ्लो नहीं करता है
अगर I इक्वल टू क्या हो जाता है 0, ऐसी दशा में टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। अगर किसी सर्किट में करंट 0 हो गया तो ऐसी दशा में जो है, ऐसी दशा में टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। तो ये तो नया सेल हो गया, सेल से कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो वही हमारे लिए क्या है, ईएमएफ, सेल का ईएमएफ सेल के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो यस, हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। एक चीज और, एक कंसेप्ट और रह गया है, यदि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो ऐसे सेल को आइडियल सेल कहा जाता है। ऐसे सेल को आइडियल सेल कहा जाता है। ए सेल इज सेड टू बी आइडियल इफ इट हैज 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सेल जो है 0 इंटरनल रेजिस्टेंस रखता है तो उस सेल को आइडियल सेल कहा जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।